जय हिंद दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बायोलॉजी का हमने एक दिन बेसिक बताया कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हमने कोशिका का खोज कौन किए, कब किए, कैसे किए, कोशिका क्या होती है। तो हमने बताया था कि पादप तथा जंतु, ठीक है, जंतु यानी मानव वगैरह उसमें सब आते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी सजीव का निर्माण, ठीक है ना, कोशिका के विभाजन से ही या फिर कोशिका से ही हुई है। ठीक है, अब समझते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। हम एक चीज चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, पूरे जगत में यानी पूरे संसार में या तो सजीव प्राणी है या फिर निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, आप समझते हैं सजीव और निर्जीव। जैसे देखिए, आप लोग परमाणु का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो गौर कीजिए, निर्जीव कौन है। मान के चलिए कि हम ईंट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं दोस्तों? ईंट को। और सजीव में आप किसी एक को ले लीजिए। मान के चलिए ले लेते हैं हम लोग मानव को, ठीक है। ईंट को आप क्या कीजिए, तोड़िए, उसको एकदम महीन कर दीजिए। महीन करने के बाद एक ऐसा कण प्राप्त होगा। इतना को ढेला मान के चलिए हुआ, उसको भी तोड़ दीजिएगा। तोड़ते तोड़ते इतना होगा, तोड़ दीजिएगा। फिर उसको सूक्ष्मदर्शी पर रख के उसको चक्कू से काटिए, एकदम महीन कर दीजिए। लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसकी एक मतलब वह लास्ट में जाके एकदम स्वतंत्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम क्या कहेंगे कि वह सबसे जो छोटा कण निकला, ठीक है ना, उसी से ईंट का निर्माण हुआ है, या उसके जैसे कण से ही मिलकर ईंट का निर्माण हुआ है। यानी निर्जीव का अगर सबसे छोटा कण कहा जाए तो उसको परमाणु कहते हैं। इसी तरीके से सजीव का बहुत सारा उदाहरण है। उसमें से मानव को आप धीरे एगो अंग लीजिए कहीं से, उसको धीरे धीरे खोलिए खोलिए खोलिए, लास्ट में जाके एगो सबसे छोटा, ठीक है ना, मिलेगा, उसको कोशिका कहेंगे। तो जिस तरीका से परमाणु के अंदर झांकने पर, ठीक है ना, परमाणु के अंदर झांकने पर हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, वगैरह वगैरह ये सब मिलते हैं। उसी तरीका से कोशिका के अंदर झांकने पर बहुत सारा चीज मिलता है। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका को जब हम झांकते हैं तो इसमें जैसे कि देखिए, मानव में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है और जंतु में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। ऐसा क्यों? तो चूंकि मानव को देखिए, मान के चलिए कि कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, तो छिलाने उलाने का समझ रहे हैं ना, छिला उला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इलाज करा लेते हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत सेफ्टी से चलते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग गिर जाते हैं तो इलाज भी करवाते हैं, सेफ्टी से चलते हैं। तो हम लोग को शरीर पर बाहर में मान के चलिए एकदम हार्ड जरूरी है, हमेशा लोहा की तरह नहीं ना। लेकिन पेड़ पौधा की कौची है, कोई भी जाता है, खुरपी मार दिया, कोई कुल्हाड़ी मार दिया, कोई क्या बोलता है उसको, कुदाल मार दिया। तो समझिए, पादप का जो कोशिका होगा उसको हार्ड होना होगा, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता है। ठीक है ना, हालांकि उसमें भी ट्रॉमाइटिन एक हार्मोन होता है जो उसका रिपेयरिंग का काम करता है, जस्ट लाइक डॉक्टर हार्मोन बोलते हैं। वो सब हम बाद के चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि मानव को ज्यादा मजबूत कोशिका की जरूरत है कि पादप को। तो पादप को क्यों? क्योंकि पादप जो है वह अपना बचाव नहीं कर सकता है। मानव उस पर कुछ भी चीज से या ढेले मार दिया, अगर वह अपने आप को मजबूत नहीं रखेगा, मानव की तरह रखेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको डेड हो जाएगा। तो समझिए, मानव कोशिका और पादप कोशिका दोनों में अंतर है। मानव कोशिका में, ठीक है ना, बाहर में एक परत नहीं होती है, वहीं पादप कोशिका में एक अतिरिक्त परत होती है जिसको क्या कहते हैं, पादप, ठीक है ना। कोशिका में एक होता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, जो सेल्यूलेज की बनी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका में जो ऊपर का आवरण कोशिका भित्ति होता है वह किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलेज की बनी होती है। ठीक है, इसीलिए पादप कोशिका जो होता है ना, हार्डनेस मतलब उसका होता है कोशिका के बाहर। अब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं कि कौन कौन अंग कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे। ये है मानव कोशिका, जैसे तैसे बनाया है दोस्तों। देखिए, उतना चित्र हम अच्छा से बना नहीं पाते हैं, कोशिश करेंगे अगला बार से आपको माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, राइबोसोम कैसा होता है, सबको हम अच्छा से दिखाने का। ठीक है, तो ये क्या है समझिए। देखिए, यहाँ पे आपको देखिए कोशिका दिख रहा है ना, ये हो गया कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये हो गया जंतु कोशिका। ओके दोस्तों, अब यहाँ समझिए, ये हो गया मानव कोशिका और ये हो गया पादप कोशिका। पादप कोशिका में बाहर की ओर एक देख रहे होंगे, ये जो है आवरण, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया मानव कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। उसके बाद लगभग लगभग सब सेम होता है, कुछ चीजें डिफरेंट होगी, उसको हम बताएंगे। अब समझिए, मानव कोशिका में देखिए सबसे जो बाहर का परत होता है, ठीक है ना, उसको प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ओके दोस्तों,
तो आप समझिए मानव के कोशिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बाहर का जो आवरण होता है कोशिका का वह कोशिका झिल्ली कहलाता है या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब यह जो होता है अर्ध परागर्म होता है। अर्ध परागर्म का अर्थ नहीं समझे, आधा पार कर दे उसको अर्ध परागर्म कहते हैं। जैसे देखिए कोशिका में मान के चलिए कि बाहर में जो धूल कण है, अगर ये भी हमारे शरीर में है, ये सब तो हमारा शरीर के बाहर का जो हिस्सा है कोशिका है, ठीक है, बाहरी कोशिका है। अब इसको मान के चलिए धूल कण अंदर में चल जाता तो हमारा शरीर इन्फेक्शन न कर जाता। इसीलिए शरीर का जो कोशिका होता है उसके बाहर में अर्ध परागर्म झिल्ली होती है, यानी जो जरूरत की चीज है जिससे शरीर को हानि ना पहुंचे वही चीज अंदर जा सकता है या बाहर निकल सकता है। लेकिन अतिरिक्त चीज जो मतलब कि ये सब धूल कण हो गया ये सब नहीं अंदर जाता। आप समझिए हम लोग को गर्मी में क्या होता है, पसीना चलता है, तो पसीना चलता है तो स्वेटिंग होता है, ठीक है, यानी पसीना चलता है, तो अंदर से क्या होता है, पसीना निकलता है। तो वो जो निकलता है उसको निकाल सकता है कौन, अर्ध परागर्म झिल्ली, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है, ये कुछ चीजों को निकाल सकता है और कुछ चीजों को नहीं अंदर जाने देता ना बाहर निकाल सकता, उसको कहते हैं अर्ध परागर्म। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं प्लाज्मा झिल्ली को आप लोग अच्छा से समझोगे। अब समझिए कोशिका के अंदर ढेर सारा चीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, साथ ही साथ रिक्तिका होती है, लाइसोसोम होती है, राइबोसोम होती है, ठीक है ना। मतलब कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, वो आगे समझेंगे। और भी बहुत सारा होता है जैसे कि केंद्रिका हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज अगर अंदर में रहता तो एक दूसरे से टकरा के घर्षण करके स्वतः ही नष्ट हो जाता। इसके बचाव के लिए कोशिका के अंदर में एक लिक्विड होता है, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव होने के कारण क्या होता है, एक तरह से कोशिका द्रव को आप तरल पदार्थ समझिए, इसमें सारा क्या होता है, घर्षण नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसमें तैरते रहता है। ओके दोस्तों, तो कोशिका द्रव क्यों आवश्यकता है इसको भी हम लोग समझ गए, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली समझ गए, कोशिका द्रव समझिए। अब समझिए एक होता है लाइसोसोम, इसका क्या काम है जो समझिए। कोई कोशिका मान के चलिए किसी को आप पत्थर से मार दिया या एक चट मार दिया या कुछ भी, वहां पे थोड़ा सा देखते हैं कि काला रंगीन हो गया, काला रंगीन हो जाता है तो क्या करता है, वहां पे जो लाइसोसोम है उसको तो कोई साफ करता नहीं है, तो लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है। ये जब क्या करता है, इसका काम क्या है कि जब कोशिका सही से वर्क नहीं करता, मान के चलिए वहां पे चोट लग गया तो कोशिका सही से वर्क नहीं करेगा, उसका कुछ अंग नष्ट हो जाएगा, तो ये खुद को फाड़ लेता है। अब इसका जो एंजाइम होता है वो फटने के बाद क्या होता है, पूरा कोशिका को ना एकदम अच्छा तरीका से साफ कर देता है, अब पीप रीम यही सब के माध्यम से निकल जाता है, समझ ही रहे। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो आगे बहुत सबको डिटेल्स में देखेंगे। लाइसोसोम का क्या कार्य है जो दोस्तों, कि जब देखता है कि कोई कोशिका अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है किसी कारण, बस ये नहीं कि कोई गुस्सा में अच्छा से काम नहीं कर, चोट उट लग जाता है तो अच्छा से काम नहीं करता तो खुद को फाड़ लेता है और इसके एंजाइम से क्या होता है, कोशिका नष्ट हो जाती है। लाइसोसोम को हम लोग समझ गए। अब समझिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, सांस लेने का कार्य करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सांस लेने का कार्य करता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सांस लेता है, इसमें एक चक्र पाया जाता है, जो चक्र उसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं, जिनवाली इसका इस तरीका का होता है, ठीक है ना, इसमें एक चक्र रहता है, इसको ऐसे मतलब होता है चित्र, ठीक है। अब समझिए एक होती है रिक्तिका। ये रिक्तिका क्या होती है, ये देखिए ये रिक्तिका है, ये पादप कोशिका में है और ये जंतु कोशिका में। देखिए रिक्तिका में जनरली मतलब तरल पदार्थ होता है जैसे कि पानी वगैरह हो गया। तो समझिए मानव को ज्यादा पानी की जरूरत है कि जंतु को, समझिए जंतु को है, क्योंकि मानव को अभी प्यास लगेगा तो जाके कल चला लेगा, मोटर चला लेगा, एक गिलास पानी पी लेगा। लेकिन जंतु को मान के चलिए कि अभी बरसात है तो पानी मिल रहा है, लेकिन सुखाड़ आ गया या फिर एकदम भूमि का जो अंदर का लेयर है वो घट गया, तो पादप को क्या होगा, पानी की बहुत मतलब कि दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए इसकी जो रिक्तिका होती है ज्यादा होती है, उसमें वो पानी संग्रहित करके रखता है ताकि बुरे वक्त में, ठीक है ना, वो अपनी पानी को यूज कर सके। तो रिक्तिका किसमें बड़ी होगी दोस्तों, पादप में, और मानव में क्या होगी दोस्तों, छोटी होगी, याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछ देता है रिक्तिका, या इसको रसधानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रसधानी, ठीक है, वैकल्स, ठीक है। अब समझिए ये क्या होती है, पादप में बड़ी होती है, इसको भी समझिए, और रिक्तिका खत्म। अब समझिए इसमें अंतःप्रद्रव जालिका को, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव जालिका। अब समझिए जनरली इसका इस तरीका से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है, ये सब जुटा हुआ होता है। और अंतःप्रद्रव जालिका इसको बोलते हैं। अंतःप्रद्रव जालिका पर जो ये जुटा होता है, इसमें देखिए एक स्मूथ हो गया, चिकना, एक रफ हो गया। तो देखिए स्मूथ पर जनरली क्या होता है, स्मूथ जो होता है यानी जो चिकना होता है उस पर राइबोसोम रहता है, और जो रफ होता है, ठीक है ना, उस पर बसा जाके जम जाता है, ठीक है। तो समझ गए,
अंतःप्रद्रव्य जल का प्रकार होता है राइबोसोम। अब समझिए इसका जो केंद्रक जो होता है वह सबसे प्रमुख भाग होता है। एक कोशिका से दो कोशिका जब बनेगा तो केंद्रक क्या करता है, अपना विभाजन करता है, दो कोशिका का निर्माण करता है। तो केंद्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केंद्रक ये पूरा केंद्रक है, समझ रहे हैं ना। केंद्रक के अंदर एक है जो केंद्रिका है, यानी केंद्रक के जो अंदर का भाग एकदम सेंटर पॉइंट उसको केंद्रिका कहते हैं। आप लोग ये कभी भी भूल में मत रहिएगा कि कोशिका है तो कोशिका के एकदम बीच में केंद्रिका या केंद्रक होगा, नहीं, केंद्रक साइड में भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि किसी का फिक्स होता है जिधर तिधर भी होता है, लेकिन कुछ है जैसे देखिए केंद्रक जो है राइबोसोम और या क्या कहते हैं इसको ये जो है अर्धपरागरम झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, किससे जुड़ा होता है, केंद्रक से लेकर के राइबोसोम तक के जुड़ा होता है ताकि प्रोटीन का प्रवाहन हो सके। आगे उसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग क्या किए, कोशिका को अच्छा से समझ गए। अब दो क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, अपना मन में सोचिएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो गो भिन्नता बताएं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं होती। पादप कोशिका की रिक्तिका, ठीक है, जो बड़ी होती है, जंतु में छोटी होती है। अब एक एक चीज को विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली को, ठीक है। कोशिका झिल्ली जिसको कि हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है और यह क्या करता है, अर्धपरागम होती है, कुछ चीजों को आने देती है या जाने देती है। और यह आवश्यकता से, ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता ना हो या जिससे शरीर को हानि हो सकता है वैसे चीज को यह आर पार नहीं होना देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कस्टम ऑफिसर कहते हैं, यानी कि रोक करने वाला। जो चीज जरूरी नहीं है वो चीज नहीं आने देगा, जो चीज जरूरी नहीं है वो चीज नहीं। तो ये तो पूरा परागम रहता था, कोशिका के अंदर में जो द्रव है वही निकल जाता, तो कुल्ले घर्षण करके मर जाता। तो ये कस्टम ऑफिसर है। कौन है, कस्टम ऑफिसर है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। क्यों, क्योंकि यह जो होती है आवश्यकता की चीजें ही, मतलब जो आवश्यकता की चीजें ही आने देती है, या जो खराब चीज है उसी को सिर्फ निकालता है। ओके दोस्तों, अब समझिए ये क्या करता है, अर्धपरागम है और जो आवश्यकता की चीज, तो इसी के लिए इसको चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक मतलब समझ लिया, चयन करता है कि कौन चीज आना चाहिए, कौन चीज जाना चाहिए। समझ गए, ये तो बड़ी अच्छा से। अब हम अच्छा से चर्चा करते हैं अंतःपराद्रव्य जालिका, इसको बढ़िया से दम, ठीक है। अंतःपराद्रव्य जालिका रुखरी हो गया, स्मूथ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अंतःपराद्रव्य जालिका में दो गो पार्ट होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, ठीक है। तो रफ पर हम क्या बताएं कि बसा कोलेस्ट्रॉल, स्मूथ पर क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। अब समझिए राइबोसोम का क्या कार्य है, जानवे करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। अब समझिए राइबोसोम, राइबोसोम देखिए पादप में भी होता है और मानव में होता है। तो सबसे पहले पादप में खोजा गया था, कब, सन 1953 में। और मानव में कब खोजा गया था, 2 साल बाद, सन 1955 में। और उसके 3 साल के बाद, ठीक है ना, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुआ, कब, 1958 में। अब इसको ज्यादा नहीं है ना, तो आप लोग समझिए बात को। 1953 में रॉबिन्सन नामक एक वैज्ञानिक थे जो पादप में राइबोसोम का खोज किए। राइबोसोम 1953 पादप में खोज किए। स्पेशली पूछ दे पादप में तो 1953 रॉबिन्सन मानेंगे, स्पेशली जंतु पूछ दे तो ब्राउन्स मानेंगे। लेकिन अगर सर्वप्रथम किस में खोज हुआ तो पादप में 1953 में, ठीक है। ब्राउन्स ने जंतु में राइबोसोम का खोज किया सन 1955 में। ये दोनों मिलकर विस्तृत इसके बारे में जानकारी दी 1958 में, और बताएं कि राइबोसोम जो होता है आरएनए, ठीक है ना, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, और एक अम्ल HCl, ये दोनों के संयोग से बना, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। लगभग 80 से 85% क्या होता है, आरएनए होता है, और 20% या 15% क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। अम्ल हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है। राइबोसोम को भी हम लोग समझे। अब माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम कहें कि हमको जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज की आवश्यकता है, सांस की। सांस लेने का कार्य कोशिका में कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। आपको हम बताए थे कि सेम के बीच लगा ऐसे होता है, इसमें एक अंदर चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आल्टमैन किया था। कौन किया था, आल्टमैन। परंतु वह ये बताया कि इस तरीका की एक संरचना है, वो कोशिका मतलब कि श्वसन का कार्य करता है, परंतु इसने नामकरण नहीं दिया था, बस उसके बारे में बताया था। फिर बेंडा नामक वैज्ञानिक बोले कि अच्छा ये ना, ये देखिए कॉन्ड्रिया है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए। बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे, आल्टमैन। अब समझिए ई जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया करती है। ऑक्सीडेशन मतलब समझिए मतलब उसकी श्वसन की क्रिया करती है। तो ई वायवीय श्वसन, ठीक है, जैसे वायु आता है और यह वायु को क्या करता है, वायु में से ऑक्सीजन, ठीक है ना, लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको रक्त के माध्यम से, ठीक है ना, सगरों कोशिका में, हर एक कोशिका जुटी हुई रहती है, ठीक है। तो कोशिका में क्या किया, मतलब कि ऑक्सीजन को लिया और उसके बाद सगरों फैला दिया। फिर सगरों जाने के बाद क्या हुआ, वह कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर श्वसन के माध्यम से छोड़ दिया और फिर ऑक्सीजन को ले गया। इसी तरीके से चक्र चलते रहता है, ठीक है। अब समझिए यह क्या करता है, श्वसन की क्रिया करती है। अब आगे हम समझेंगे लवक। लवक को नहीं, पहले हम लोग और समझते हैं सबके।
लाइसोसोम। ठीक है, अब समझिए लाइसोसोम जिसके बारे में हम क्या बताए थे कि वह उस समय काम करता है जब उसको लगे कि कोई कोशिका में कोई खराबी आ गया है, वह सही से काम नहीं कर रहा, तो यह खुद को फाड़ लेता है लाइसोसोम। उसमें एंजाइम होती है, और कितने प्रकार की एंजाइम होती है दोस्तों? 24 प्रकार की एंजाइम होती है लाइसोसोम में। इसका खोज कौन किया? तो डी डुबे। देखिए इसका खोज भी किया है उसने, वैज्ञानिक डी डुबे। लाइसोसोम का कार्य भी क्या काम है? अगर नहीं सही से काम कर रहा तो अपने फट के सबके डुबा देगा। तो इसका खोज भी कौन किया है? डी डुबे। ओके दोस्तों, अब समझिए लाइसोसोम के बारे में समझिए कि इसका खोज डी डुबे किया है। इसका काम है क्या? जब कोशिका सही से काम ना करे तो खुद को फाड़ के एंजाइम को बिखरा देना और कोशिका का मतलब कि सफाया कर देना। ठीक है, अब समझिए इसको जनरली इस वजह से खुद को क्या करता है? फाड़ के सबको खत्म कर देता है। इस वजह से इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है कि आत्महत्या की थैली कोशिका में किस अंग को कहा जाता है? अंगक को, तो लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, अब समझिए एक होता है रसधानी जिसको कि हम रिक्तिका या वैकल्स बोलते हैं। अब समझिए उसी चीज को बोलते हैं जिसमें क्या होती है? तरल पदार्थ होता है। तो एक पादप में बड़ा होगा क्योंकि उसमें पानी जमा होता है, और जंतु में छोटा होगा क्योंकि जंतु जैसे हम लोग पानी को जब जरूरत पड़ेगा हम लोग पी लेंगे, कहा कि हम लोग क्या है चल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन पादप बेचारा एक जगह स्थिर है। अगर उसको पानी का दिक्कत होगा तो उसको जो कोशिका में रिक्तिका जो होती है, ठीक है, यानी रसधानी, उसी में जो पानी संग्रहित रहता है उसका यूज करता है। तो पादप में रसधानी बड़ा होता है, और जनरली पता है उसमें मतलब कि जो रसधानी होता है कोशिका का बहुत बड़ा आयतन में होता है। जैसे कोशिका अगर 100% आयतन है तो उसका 50 से 80-90% तक के पादप में जो आयतन होता है रसधानी का, 50 से 80%, 90% तक का आयतन किसका होता है? रसधानी का, जिसमें कि जल संग्रहित रहता है। ओके दोस्तों, आप समझिए अब हम लोग केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है, और यही कोशिका, ठीक है ना, मतलब कि जब कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, या कोशिका का नियंत्रण करता है। जैसे विभाजन में भी केंद्रक का बहुत अहम योगदान है, और कोशिका का नियंत्रण में कोशिका कौन कैसे काम करेगा, कौन कैसे करेगा, मोनेटर, समझ रहे हैं ना, मोनेटर यानी देख रेख करता है कौन से ऐसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो किसका काम है? केंद्रक। आप पूछेगा केंद्रक किसका बना होता है, तो केंद्रक में केंद्रिका वगैरह वगैरह होता है। ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, समझिए। प्रोटीन बहुत सारा रहता है, डीएनए है डाइवो मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ठीक है, ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनाता है। आप समझिए, जैसे समझिए एक उसमें देखिए केंद्रक और केंद्रिका के बीच में देखिए धागे नुमा एक संरचना रहती है, ठीक है ना, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन का भी क्या है? क्रोमैटिन भी है जो धागे नुमा संरचना रहती है। जब कोशिका का विखंडन का मतलब कार्य परिणाम होता है तो कोशिका सिकुड़ती है। क्या होता है? केंद्रक उसका सिकुड़ता है, और यही जो क्रोमैटिन है उस सिकुड़ के क्या करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम, अब यही पूछता है कि मानव में कितने जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको पता होगा कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम मतलब मानव में होता है। एक्स वाई पढ़े हैं ना, कि नहीं से पढ़े हैं कि महिला में क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, पुरुष में होता है एक्स वाई। तो ये सब समझिएगा, ये सब तो आगे डीप में चर्चा करेंगे तब समझिएगा। पहले ही समझिए कि क्रोमैटिन जो धागे नुमा संरचना होती है जब वो सिकुड़ती है तो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, और यही क्रोमोसोम पता है कि मानव में 46 होता है। सबसे ज्यादा पूछे क्रोमोसोम किस में होता है, अगर मतलब इसमें कहा जाए जंतु में तो चिंपांजी में होता है। ठीक है, और अगर पूछ दे कि मतलब बंदर में कितना होता है तो 42 क्रोमोसोम। जोड़ा में पूछेगा तो आधा कर देंगे, कहा कि एक जोड़ा में 2 होता है। तो मानव में 23 जोड़ा, संख्या पूछे तो 46। ये ध्यान रखिएगा, जोड़ा पूछेगा तो 23, संख्या पूछेगा तो 46। ठीक है, ये सब समझिए। आप समझिए लावक। लावक क्या है समझिए। देखिए लावक का कार्य क्या है पहले ही समझिए। लावक है क्या वो अच्छा से समझ जाएगा। जैसे देखिए लावक का कार्य है, ठीक है, कि कोशिका जो भी होता है उसमें जो लवक पाई जाती है, लवक का कार्य है किसी को कलर प्रदान करना, यानी रंग देना। ठीक है, किसी को रंग देना, यानी कि जैसे कि हरा अगर किसी पत्ती का, जैसे देखिए मानव हरियर पियर लाल होता है नहीं ना, इसको कलर क्या देना, सब तो करिया या थोड़ा सा गोर होगा, बस इसने जनरली एक ही कलर का होता है। तो मानव यानी जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, या सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में जाया जाता है। साथ ही साथ कुछ अन्य में भी मतलब कि, ठीक ना, तो समझिए पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में हम समझ रहे हैं।
तो लवक का समझिए, लवक का क्या कर सकते हैं, जैसे देखें जेनुअली लवक दो प्रकार का होता है। जेनुअली लवक क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अब सुनो, एक बर्नी लवक और एक अबर्नी लवक। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बर्नी लवक और अबर्नी लवक। बर्नी लवक जो वर्णक, जिसमें वर्णक हो, मतलब वर्णिक लवक यानी जिसमें वर्णक हो। वर्णक मतलब कलर प्रदान करने वाला, उसमें मतलब कि रंजन हो। ठीक है, जैसे देखिए गाजर जो होता है नारंगी कलर का होता है या लाल टाइप का होता है, तो कैरोटीन एक वर्णक होता है। ठीक है ना, तो ये कौन बनाता है, यही क्रोमोप्लास्ट यानी बर्नी लवक। उसमें लवक पाया जाता है, कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गाजर नारंगी कलर का होता है। ठीक है, उसी तरीके से चुकंदर हल्का लाल कलर के देखते होंगे, तो उसमें बीटानिन लवक पाया जाता है। ठीक है, विटामिन। ठीक है ना, अब समझिए। और एक इसके बारे में पढ़े होंगे, टमाटर। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। तो ये सब क्या है, सबका कलर कौन डिसाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट यानी बर्नी लवक। एक अबर्नी लवक। अबर्नी लवक का मतलब कि तात्पर्य है कि जो कलर प्रदान नहीं करता, जिसमें मतलब वर्णक नहीं होते। तो जैसे जार हो गया, तो पेड़ के अंदर जार है, तो उसका कौन जरूरी है कि लाल हो चाहे हरियर हो, तो पेड़ के अंदर हो गया। या तना का कोई ऐसा भाग हो गया जिसमें अबर्नी लवक पाया जाता है। समझिए, दो हो गया, बर्नी लवक और अबर्नी लवक। साथ ही साथ एक अलग प्रकार का मतलब कि कह सकते हैं लवक होता है। उसको मुख्यतः तो दो ही होते हैं, लेकिन एक अलग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। तो एक देखा गया पादप में कि एक अलग प्रकार का मैग्नीशियम उसमें मतलब कि धातु होता है, और वह उसमें हरित वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित वर्णक। उसी के कारण उसको हरित लवक बोला जाता है। ठीक है, एक अलग से क्या बोला जाता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अब समझिए, क्लोरोप्लास्ट इसको स्पेशल क्यों बोला जाता है, हरित प्रकार के लवक होता है, जो कि उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। जिनमें क्या होता है, हरा प्रकार का एक वर्णक होता है, जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल नाम दिए। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब समझिए, क्लोरोफिल में एक धातु होती है, वो कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। जिनवाली समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग जल के माध्यम से जल खनिज ये सब लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। ठीक है, ये सब लेने के बाद ये सब तब तक नहीं प्रकाश संश्लेषण करेगा जब तक क्लोरोफिल ना हो, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होती है। ऐसे तो सब जरूरी है, लेकिन क्लोरोफिल जो है, ठीक है ना, ये प्रकाश संश्लेषण को क्रिया को संपन्न कराता है। समझिए, तो लवक क्या होता है, लवक दो प्रकार के मुक्त होता है, एक बर्नी लवक, एक अबर्नी लवक। बर्नी लवक कलर प्रदान करता है पौधे के पत्तियों को, जड़ मतलब कि तनों को, ये सब को। और जो अबर्नी लवक होता है, जैसे जड़ में जहां पर कि कलर नहीं प्रदान करता, लेकिन वहां पे कौन पाया जाता है, अबर्नी लवक। और एक अलग प्रकार का क्लोरोफिल पाए जाने के कारण क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वह भी एक प्रकार के लवक होता है। अब समझिए, ये सब तो हो गया। अब समझिए, कोशिका भित्ति हम क्या बताएं कि पादप में पाया जाता है। लेकिन जैसे आप बात को समझिए, छोटा छोटा जीव है, ठीक है ना, तो उसमें भी एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। अलग अलग उसमें प्रोटीन का बना होता है, ये नहीं कि सब में सेल्यूलोज का। तो देखिए सैक, ये देखिए इसका ट्रिक होता है सैक पाजी ठीक है ना, जिन्होंने बताया, ऐसे याद रखेगा, शैवाल, कवक, पादप और जीवाणु। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें किसका होता है, वो आगे के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जीवाणु, ये चार चीज में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होता है। ठीक है, अब समझिए, एक ऐसा है जिसमें ना कोशिका भित्ति होता है ना कोशिका झिल्ली होता है, यानी एकदम खुला होता है। बोले ना, सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी है। इसके बारे में अभी तक सही से वैज्ञानिक सोच ही रहा है कि क्या चीज है। वो विषाणु है जिसमें कोशिका झिल्ली भी नहीं पाया जाता, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, जो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। तो विषाणु में वो भी नहीं पाया जाता है। तो आशा करते हैं आज इतना आप लोग मोटा मोटी समझोगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ही 1 घंटा का चैप्टर है, अगर सही से पढ़ाया था। उसमें कैसे होता है, उसमें 36 जोड़ा एटीपी, मतलब एटीपी में ऊर्जा बनता है तो 36 बनता है, 2 कैसे बनता है, 2 अलग से बनता है, टोटल 38 एटीपी होता है। फिर एटीपी क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज जाके, ठीक है ना, ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, जाके कुछ लीवर में संग्रहित होता है। फिर वो एटीपी जो है किस प्रकार से टूटता है, टूटने के बाद वह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। समझ रहे हैं ना, तो बहुत हर चीज का डीप है। आप लोग को हम एक एवरेज बताने का कोशिश किए, जिससे कि आपको माइंड में समझे। इतना समझने के बाद देखिए, एनसीईआरटी हम बुक बता देते हैं आप लोग को। अगर आप देखिए, कक्षा 9 का विज्ञान, कक्षा 9 का विज्ञान है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। आप लोग अगर वीडियो देखे हैं तो देखिए, मेरा बात मानिए, इतना के बाद आपको मोटा मोटी अगर ना भी जानते हो कुछ तो समझ में आ गया होगा। जानवो करते होंगे तो जाके कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक पढ़िए, जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 में है।
आप के पास ऑफलाइन किताबें तो बढ़िया, नहीं तो ऑनलाइन में हिंदी एनसीईआरटी प्ले स्टोर में मतलब कि सर्च कीजिएगा, एक एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोडिंग करके कक्षा 9 का साइंस अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई पढ़िए। उसमें डीप में है, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन जनरली इसके बाद पढ़िएगा ना तो आपको बड़ी अच्छा से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छा से समझोगे, और किसी प्रकार का दिक्कत लगे या लगे कि कुछ गलत बता दे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए या फिर बताइए कैसे बताएं। हमें बेसिक क्लास है, ठीक है ना, ये मत समझिए कि बहुत डीप में इसका चर्चा करें, एक बेसिक क्लास दे रहे हैं, क्योंकि पहले शुरुआत में क्या होता है कि अच्छा से आपको कुछ पता नहीं होगा, बहुत डीप बता देंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, इसलिए पहले एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके एक सब विषय का, ठीक है ना, 2 प्रकार का बनाएंगे, एक बेसिक क्लास बनाएंगे और एक IAS PCS लेवल का भी डालेंगे। बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर डलने वाला है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगा। आप लोग को अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो बिल्कुल जुड़े मेरे चैनल से। जय हिंद दोस्तों।